हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। मैं आ चुकी हूँ एक 2 शॉर्ट फैन फिक्शन लिखकर। इसका 2 ही पार्ट बनेगा। हाँ, मुझे पता है मैं एक फैन फिक्शन को कंटिन्यू करते करते बीच रास्ते में छोड़ दिया है एंड मैं बीच में गायब भी हो चुकी थी, लेकिन मैं उस फैन फिक्शन को कंप्लीट करूँगी। मुझे और कुछ दिन टाइम दीजिए, मैं उसे कंप्लीट बहुत जल्दी कर दूँगी। ओके, तो तब तक आप इस 2 शॉर्ट फैन फिक्शन को एंजॉय कीजिए। ये फैन फिक्शन एक मॉडर्न ओमेगावर्स फैन फिक्शन है जिसमें विंग एक ओमेगा है और वांगजी एक अल्फा है। ओके, ये 2 शॉर्ट फैन फिक्शन है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस फैन फिक्शन में विंग का एक पास्ट होगा एंड वो पास्ट विंग के लिए इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग होगा कि जिस वजह से वो ठीक तरीके से अपनी लाइफ को भी नहीं जी पा रहा होगा। तभी वांगजी उसकी लाइफ में आता है एंड वो विंग को इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में विंग की मदद करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन के स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन के लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अल्फ़ा एक ओमेगा की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहा था। तभी वो अल्फ़ा अपनी एंग्री टोन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से बाहर निकलने की, तुम्हें किसने परमिशन दिया था। तभी वहाँ पे जो ओमेगा था वो डरते हुए उस अल्फ़ा की तरफ देखते हुए कहता है, गगा मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में आज अर्गा आने वाले थे और मैं उनके साथ इतने दिनों बाद मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं ये केक खरीदने के लिए गया था। ऐसा कहते हुए वो ओमेगा अपने हाथ में रखा हुआ उस बटरस्कॉच केक को दिखाते हुए कहता है, आप फिक्र मत कीजिए गगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए मैंने ये केक भी लाया है, ये केक अर्गा को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे जितना याद है आपको भी तो ये फ्लेवर पसंद है ना। ऐसा कहते हुए वो उस अल्फ़ा की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसके सामने जो अल्फ़ा खड़ा हुआ था उसका फेस का एक्सप्रेशन अभी भी सेम था, जिससे विंग और भी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी वो अल्फ़ा विंग के हाथ से उस केक के पैकेट को लेते हुए कहता है, अच्छा तुम अपनी अर्गा के फेवरेट केक लाए हो। ये सुनते ही वो ओमेगा कहता है, हाँ गगा, और ये तो आपका भी फेवरेट है ना। ऐसा कहते हुए वो बता नहीं वाला था कि उसने कुछ पेस्ट्रीज भी लाया है कि तभी वो अल्फ़ा उस केक को ज़मीन पे बहुत ही ज़ोर से पटक देता है। ये देखते ही वो ओमेगा बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली पहले उस केक की तरफ देखने लगता है, उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस अल्फ़ा की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, गगा आपने ये क्या किया, आपने इसे फेंक क्यों दिया। तभी वो अल्फ़ा उस ओमेगा की बात को काटते हुए कहता है, तुम चिल्ला किस पर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम अकेले इस मेंशन से बाहर नहीं जाओगे, स्पेशली रात में तो बिल्कुल नहीं। और तुम रात के 8 बजे बाहर से आ रहे हो, वो भी ये बेकार सी चीज़ लेकर। ये सुनते ही वो ओमेगा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, गगा आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। मैंने कितने प्यार से अर्गा के लिए इस केक को खरीद के लाया था, मैं उन्हें ये केक देना चाहता था, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू गगा। तभी वहाँ पे जो अल्फा था वो चिल्लाते हुए कहता है, विंग अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, अपने गगा के ऊपर चिल्ला रहे हो। ये सुनते विंग थोड़ा सा सहम जाता है। वो फिर भी अपनी गुस्से को दबा नहीं पाता और चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ आपकी इन सारी हरकतों की वजह से। क्या आप मुझे इस मेंशन में बंद करके मारना चाहते हैं? अगर आपको मुझसे इतनी परेशानी है तो आप मुझे इस मेंशन से बाहर निकाल दीजिए या फिर मुझे मार ही डालिए ना। मैं ऐसे जी नहीं पा रही हूँ, बिना परमिशन के मैं कहीं जा नहीं सकता। अगर जा भी सकता हूँ तो किसी को अपने साथ ले जाना पड़ेगा और शाम होने से पहले घर में लौट आना पड़ेगा, और अगर गलती से भी थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप मेरे ऊपर ऐसे चिल्लाते हो। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखने लगा। वो विंग का गगा जियांग चैन था। जियांग चिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा जुबान बहुत ज़्यादा चलने लगा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्स आने लगे हैं, है ना। तभी विंग कहता है, मुझ में गर्स नहीं आए हैं, मैं बस सच बोल रहा हूँ। मैं अर्गा के लिए बस ये केक खरीदने के लिए गया था, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। मैं ऐसे जी नहीं पा रहा हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, मैं अर्गा के पास चला जाऊँगा, वो बहुत अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अगर अर्गा के साथ रहा तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे जैसे आप करते हो। आप हमेशा मुझे एक कैदी की तरह ट्रीट करते हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी जियांग चैंग विंग को एक जोर से स्लैप मारता है जिससे विंग का पूरा बॉडी कांप गया था। विंग बिल्कुल भी रेडी नहीं था इस थप्पड़ की वजह से, इसलिए वो बिल्कुल शॉक हो चुका था। तभी जियांग चैंग विंग की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, हमेशा अर्गा अर्गा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी उस लायक भी बचे हो कि तुम किसी के साथ रह सकते हो।
ये सुनते विंग, जो जैंग चैंग की थप्पड़ के कारण अभी नीचे फ्लोर की तरफ देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके दिल में एक शार्प पेन महसूस होता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी जैंग चैंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, वी वूशियान, भूलो मत तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या तुम भूल चुके हो 5 महीने पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? किस तरह से हमारी फैमिली तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहा था, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से सफ़र कर रहा था, तुम्हारे उस अर्गा की वजह से सफ़र कर रहा था। भूलो मत तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था, फिर भी तुम घर से निकल पा रहे हो, ये बस हमारी फैमिली की वजह से है। अगर ऐसा ही चीज़ किसी किसी पोर घर की ओमेगा के साथ होता ना, तो अब तक तो वो इस दुनिया छोड़कर जा भी चुका होता। सिर्फ हमारी फैमिली की वजह से, हमारी फैमिली की रेपुटेशन की वजह से, हमारी फैमिली की बिजनेस की वजह से तुम जिंदा हो। ऐसा कहते हुए वो विंग को घूर कर देखने लगा। तभी पीछे से एक औरत चिल्लाते हुए कहती, चैंग, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या बोल रहे हो? ये सुनते ही जियांग चैंग, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेता है अपनी एंगर को थोड़ा सा काबू में करने के लिए। विंग अभी भी फ्लोर पे ही देख रहा था। तभी चैंग अपने आइज़ को ओपन करता है तो देखता है वहाँ पे उसकी शिजे जियान यानली खड़ी हुई थी, जो विंग के पास आकर विंग के शोल्डर को धीरे धीरे रब कर रहा था। विंग की आंखों से अभी आंसू बह रहे थे एंड जियान यानली बहुत ही वरीडली विंग की तरफ देखकर उसकी बैक को रब करते हुए कहते, आशन शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गगा कैसा है, प्लीज़ उसकी बातों का बुरा मत मानो। अपनी बड़ी बहन की बातों को सुनने के बाद भी विंग कुछ नहीं कहता और साइलेंटली रोने लगता है। तभी जियान चैंग अपनी शिजे की तरफ देखते हुए कहता है, शिजे, आप प्लीज़ विंग को समझा दीजिए कि वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकले। वो जिस दुनिया में जी रहा है वो इम्पॉसिबल है। अभी वो उस हालत में ही नहीं है कि वो अभी किसी अल्फा के सामने भी जाके खड़ा हो सके, स्पेशली अपने उस अर्गा के सामने। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ घूर कर दिखता है और वहाँ से अपने रूम के लिए चला जाता है। यान्नी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग के साथ जब से वो हादसा हुआ है, चैंग चैंग विंग के साथ ऐसे ही बिहेव करता था, जो बिहेवियर जियान यान्नी को कभी पसंद नहीं आता था। वो अपने ब्रदर को बहुत बार समझाने की कोशिश करता था कि वो विंग के साथ ऐसे बिहेवियर ना करे, लेकिन जियांग चैंग कभी नहीं समझता था। वो हमेशा विंग के साथ ऐसे ही बिहेव करता था और उसके साथ ऐसी ही बातें करता था। अभी जियान यान्नी विंग के सामने आके खड़ी होती है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। विंग भी अभी अपनी शीशी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी जियानली अपने थंब से विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, आशियन, प्लीज़ तुम आचिन की बातों पे बुरा मत मानो। तुम्हें पता है ना कि आचिन कैसा है, वो बस तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहता है, इसलिए वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर लेता है। एंड जब से वो चीज़, तभी जियानली खुद को रोक लेती है और विंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, मत रो, चलो मेरे साथ किचन में चलो। ये केक खराब हो गया तो क्या हुआ, तुम अपनी अर्गा के लिए अपने हाथों से केक बना सकते हो, है ना? चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की शोल्डर को पकड़ता है और विंग के लेकर किचन के अंदर चली जाती है। अभी हमें करीबन रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू अपने कुछ मेट्स के साथ टेबल को ऑर्गेनाइज कर रही थी। जंग फैमिया एंड जंग जंग दोनों ही लिविंग रूम पे सोफे में बैठे हुए थे एंड कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तभी उन्हें बेल रिंग का साउंड सुनाई देता है। मैडम यू एक सर्वेंट को बोलती है कि गेट को ओपन कर दे। जब वो सर्वेंट उस गेट को ओपन करते तो वहाँ से लान फैमिली मेंशन के अंदर आते हैं। लान फैमिली को देखते ही जंग फैमिली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। जंग चैन भी अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। जंग फैमिली स्माइल करते हुए लान चैन को हक करते हैं। उसके बाद वो मैडम लैन को ग्रीट करता है। मैडम लैन भी उन्हें ग्रीट करते हैं। मैडम यू भी वहाँ पे आ चुकी थी एंड उन्होंने मैडम लैन को हक किया था। वहाँ पे लान शिचन एंड लान वांगजी भी था। वो दोनों भी जंग फैमिया एंड मैडम यू को ग्रीट करते हैं। लान शिचन जंग चैन को हेलो कहते हैं, लेकिन लान वांगजी जंग चैन को इग्नोर कर देता है। तभी मैडम लैन जंग फैमिया एंड मैडम यू को उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए उन्हें विश करते हैं। वो दोनों भी उन सबको थैंक्स कहते हैं। उसके बाद जंग फैमिया मास्टर लैन मैडम लैन लान शिचन एंड लान वांगजी को लेकर वहीं पे बैठ जाता है। मैडम यू फिर से चली गई थी अपने काम को करने के लिए। अब हमें किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग एंड याली दोनों मिलके केक को बेक कर रहे थे। तभी मैडम यू किचन में आती है एंड याली और विंग को बताती है कि लान फैमिली आ चुके हैं एंड आज लान वांगजी भी उनके साथ आया है। ये सुनते ही यानली खुश होते हुए विंग की तरफ देखता है, लेकिन वो देखता है कि विंग अभी भी अपने सिर को झुकाए केक को डेकोरेट कर रहा था। फिर मैडम यू यानली और विंग को जल्दी से जल्दी डाइनिंग टेबल पे आने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। यानली विंग की तरफ देखता है और विंग के कंधे में हाथ रखते हुए कहते, आशन क्या हुआ, क्या तुम अपनी अर्गक के साथ मिलने के लिए नहीं जाना चाहते? ये सुनते ही विंग एक छोटा सा स्माइल करते हुए अपने सिर को झुकाए हुए कहता है कि शीजे, मेरा काम हो ही चुका है, आप प्लीज़ पहले जाइए और मदर की मदद कीजिए, मैं जा ही रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो यानी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है।
यानली को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है। शायद जैंग चैन ने थोड़ी देर पहले विंग से जो कुछ भी कहा था, उन सारी चीज़ों को विंग ने अपने दिल पे ले लिया है एंड इसी वजह से शायद अभी वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। यानली विंग के सिर पर पैट करते हुए कहता है, आशियन प्लीज़ नाराज़ मत रहो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। विंग जो अभी तक उस केक को डेकोरेट कर रहा था, उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अपने हाथ में जो नाइफ़ लिया हुआ था, उस नाइफ़ को पास ही में रखकर अपने सिर को उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगता है। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जंग फैमिली जंग जंग बैठ के लान फैमिली के साथ बात कर रहे थे। तभी यानली उनके पास आती है एंड उन सबको चाय सर्व करती है। फिर मैडम लैन यानली को अपने पास बैठने के लिए बोलकर उससे उसके हालचाल पूछने लगती है एंड वो क्या पढ़ रही है वो भी पूछने लगती है। यानली भी मुस्कुराकर उन सबके साथ बात करने लगती है। इन पूरे वक्त में वांगजी चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। जब वो देखता है कि यानली वहाँ पे आ गया है, तो वो यानली को शिजे करके बुलाता है। यानली भी वांगजी की तरफ देखती है। यानली वांगजी से बड़ी है, इसलिए वांगजी यानली को शिजे करके बुलाता है। तभी वांगजी यानली की तरफ देखते हुए कहता है कि शिजे, विंग कहाँ है? विंग के नाम सुनते ही जैंग चैंग थोड़ा सा भड़क जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए टोन मारते हुए कहता है, लान वांगजी, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो फिर आपको विंग से क्या मतलब है? ये सुनते ही वांगजी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो नॉर्मली विंग के बारे में पूछ रहा था। पहले जब भी वांग यहाँ पे आता था, विंग उसके आसपास घूमता रहता था एंड हमेशा उसके साथ ही चिपक के बैठता था। लेकिन आज वो बहुत देर हो गया है कि यहाँ पे आया है, लेकिन विंग को वो दिखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि वांग जी को विंग के उसके पास चिपक के बैठना पसंद था। एक्चुअली विंग उसे हमेशा अनोइंग ही करता था। कई महीने हो चुके हैं, ना ही उसने विंग को देखा है और ना ही उसने विंग के बारे में कुछ सुना है। इसी वजह से वो विंग के बारे में पूछ रहा था। लेकिन जियांग चैंग की ऐसे आउटबाउस्ट देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। तभी यानली जियांग चैंग को डांटते हुए उसे चुप करवाता है और वांग जी से कहती है कि विंग किचन में है, एक्चुअल में वो कुछ बना रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाया। वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखकर एक जेंटल स्माइल करता है। वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसे पता है कि विंग को कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यानली किचन में गई थी विंग को बुलाने के लिए, क्योंकि सारे लोग डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे। यानली जब किचन में जाती है, वो तुरंत ही विंग के पास भाग के जाती है। विंग फ्लोर पे बैठा हुआ था और अपनी स्टोमक को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। उससे अपने स्टोमक में बहुत ही तेज़ी का पेन फील हो रहा था। यानली विंग के पास आती है और विंग की शोल्डर को पकड़ते हुए कहती है, आशियन तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें फिर से पेन हो रहा है? विंग बहुत ज़्यादा पेन में था, उसका फेस भी पेल हो चुका था। वो अपने सिर को हिलाते हुए कहता है कि हाँ शिजा, मुझे फिर से पेन हो रहा है। ये सुनते ही यानली वरीड होते हुए कहते हैं, रुको मैं अभी माँ बाबा को बुला के लाता हूँ। तो विंग यानली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, शिजा वरीड मत होइए, मैं अगर मेडिसिन ले लूँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यानली बिल्कुल मानना नहीं चाह रही थी। वो फिर से उठते हुए कहते कि मैं माँ को बुला के लाती हूँ। तभी विंग मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा होते हुए यानली के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, शिजा प्लीज़, आज माँ और बाबा का एनिवर्सरी है और आज अर्गा और उनके फैमिली मेम्बर्स भी आए हैं। मैं नहीं चाहती कि वो वरीड हो जाए और मेरी वजह से उनका डिनर ख़राब हो जाए। मैं रूम में जाके मेडिसिन ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। आपको पता है ना कि ऐसा पेन मुझे नॉर्मल होते रहता है। यानली कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे मेडिसिन मत लो, तुम्हें डॉक्टर दिखाना चाहिए। तो विंग स्माइल करते कहते हैं, शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ अब वरीड मत हुई है। विंग किसी तरह बेसिन के पास जाता है और अपने हाथ को वॉश करते हुए कहते हैं, शिजे मैंने पूरी तरीके से केक को प्रिपेयर कर दिया है, आप देख कर बताइए कि कैसे बना है। विंग और यानली ने मिलकर बटर स्कॉच केक बनाया था और बहुत सारे छोटे छोटे कप केक्स भी बनाया था। यानली अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं कि केक बहुत ही सुंदर बना है आशियन, लेकिन फिर भी तुम्हें माँ को बताना चाहिए। तभी विंग कहता है कि शीजे देखिए, अब मेरा दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगा है। मुझे लगता है ये बस मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ ना, इसी वजह से है। मैं रूम में जाके मेडिसिन ले लूँगा। फिर विंग वहाँ से 2 कपकेक को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, शीजे मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो यानली विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आशियन क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? तो विंग कहता है, नहीं शीजे मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है एंड मेरा पेट में भी दर्द कर रहा है, तो मैं मेडिसिन खा के अगर मुझे भूख लगे तो मैं ये इन कपकेक्स को खा लूँगी। ऐसा कहते हुए वो एक स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। यानली बिल्कुल भी विंग को जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन विंग जिद कर रहा था कि उसे नहीं जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग जब बार बार जिद कर रहा था तो यानली विंग के सामने हार मानते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आता हूँ। तो विंग बोलता है कि डाइनिंग टेबल सब उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ आप इन केक को लेकर डाइनिंग टेबल में जाइए, मैं अपने रूम में चला जाऊँगा शीजे। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और यानी के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए वहाँ से 2 कपकेक को उठाता है और अपने रूम में चला जाता है। यानली को बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। अब तो उसे भी मन नहीं कर रहा था कि वो डिनर टेबल पे जाए और सबको अटेंड करे। लेकिन वो घर की बड़ी बेटी है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। यानली एक ट्रे में उन केक एंड कपकेक्स को रखता है और उन्हें डाइनिंग टेबल में लेके जाती है। वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे और मिसेस जियान और कुछ सर्वेंट वहाँ पे सबको खाना सर्व कर रहे थे। यानली वहाँ पे उन केक्स एंड कपकेक्स को रखती है और अपनी मदर की मदद करने लगती है। वहाँ पे सारे लोग थे,
सिर्फ उस फैमिली का छोटा बेटा विंग को छोड़कर। इसीलिए मैडम लैन जियांग फैंगमिया एंड मैडम यू की तरफ देखते हुए कहती है कि विंग कहाँ है, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। यह सुनते ही मैडम यू यानी की तरफ देखती है, क्योंकि यानी तो विंग को लेने के लिए गई थी ना। तो यानी सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो अपने रूम में चला गया है। मैडम यू वरीड होते हुए कहते हैं उसे क्या हुआ। तो यानी कहते हैं कि वैसा कुछ नहीं, मतलब बस वो थोड़ा सा बीमार फील कर रहा है। तो फंगमियन वरीड होते हुए कहता है क्या हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। तो यानी अपने सिर को नामे हिलाते कहते हैं नहीं बाबा, वो ठीक है, वो अगर थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। फैंगमियन यानी की तरफ देखते हुए कहते हैं लेकिन उसने कुछ नहीं खाया है। तो यानी कहते हैं कि मैंने उससे पूछा था, उसने कहा था कि अगर उसे भूख लगेगा तो वो नीचे आके खाना खा लेगा। ये सुनने के बाद जैम फैंग अपने सिर को नोट कर लेता है। वो अपने बेटे के लिए वरीड तो था, लेकिन वो अभी अपनी गेस्ट को छोड़कर अपने बेटे के पास नहीं जा सकता था, इसलिए बस वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। यानी ये सबकी तरफ देखकर ये सब तो बोल रही थी, लेकिन उसकी बात जब कंप्लीट हो जाती है वो जियांग चैंग की तरफ देखता है, जो वहीं पे खामोशी से बैठा हुआ था। यानी बहुत ही गुस्से में जियांग चैंग को घूरा था। जियांग चैंग जब अपनी शीशे की तरफ देखता है तो देखता है यानी उसे बहुत ही गुस्से में देख रहा है, जो देख के जियांग को समझ आ जाता है कि विंग यहाँ पे क्यों नहीं आया है, इसलिए वो बस अपने सिर को झुका लेता है। मैडम लैन विंग से मिलने के लिए जाना तो चाहती थी, लेकिन मैडम ये वो कहती है कि आप पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद विंग से मिल लीजिएगा। मैडम लैन भी अपने सिर को हमें हिला देता है। वांग जी को सबका बिहेवियर बहुत अलग लग रहा था। वांग जी को असल में पता ही नहीं था कि विंग के साथ क्या हुआ है, वो इन सारी चीज़ों से अनजान था। लैन फैमिली को पता है विंग के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते विंग के साथ मिलने के लिए। सारे लोग अपने डिनर करने लगता है। जेम फैमिली सबके साथ नॉर्मल बिहेवियर करने के प्रिटेंड तो कर रहा था, लेकिन उस जगह का एटमोसफेयर बता रहा था कि सब कुछ शायद नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही उन लोगों का डिनर कंप्लीट हो जाता है एंड वो लोग विंग के बनाए हुए उस केक को टेस्ट करते हैं। वो केक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली वांग जी को, क्योंकि ये फ्लेवर वांग जी का फेवरेट था। लैन फैमिली वहाँ से चला जाता है, उससे पहले मैडम लैन एक बार विंग के रूम में जाती है और विंग से पर्सनली मिलती है। वांग जी भी विंग को देखना चाहता था, लेकिन विंग नीचे ही नहीं आया और वो सबके सामने ये नहीं बता पा रहा था कि वो भी विंग के साथ मिलने के लिए उसके रूम में जाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर में लान फैमिली जेम फैमिली की मेंशन से निकल जाते हैं। लान फैमिली के जाते ही मैडम यू और याली विंग के रूम में जाते हैं और उसे कुछ खिला देते हैं। विंग खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मदर की और अपनी शीशे की फोर्स करने से वो थोड़ा सा खा लेता है। रात को सोने से पहले जियांग फैमिली भी विंग के रूम में गए थे और अपने बेटे को चेक करके आए थे। बस जियांग चंग ही था जो डिनर के बाद डायरेक्ट अपने रूम में चला गया था और सो गया था। अभी शायद रात के 12 बज रहे होंगे। जियांग फैमिली के मेंशन के पीछे के दरवाजे से एक पर्सन बाहर निकलता है और उस मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगता है। वो विंग था जो अभी इतनी रात को इस मेंशन से बाहर निकला था और वो छुप-छुपाते हुए उस मेंशन से दूर जा रहा था। अब हमें लान मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी और लान शिचन मेंशन के लिविंग रूम में बैठ के किसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो अभी तक इतनी रात तक जाग कर ऑफिस के काम कर रहे थे। तभी वांग जी अपनी सीट से खड़ा होते कहता है, ब्रदर बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए, हम बाकी की डिस्कशन कल करेंगे। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लान शिचन लान वांग जी को रोकते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम इतनी रात को जा रहे हो, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ। तो वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहता है, नहीं गगा, मैं अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ, मैं कल सुबह फिर से आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो लान शिचन को बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हमें एक लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लेक के कॉर्नर में एक पर्सन बैठा हुआ था। उसके बाल काफ़ी लंबे थे और वो पर्सन कंटिन्यूसली उस लेक की ठंडी हवा को महसूस करते हुए सामने की सिनेरियो को एंजॉय कर रहा था। जो पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ था वो और कोई नहीं विंग था। विंग वहाँ पे खामोशी से बैठा हुआ था और अपनी ख्यालों की गहराई में डूबते जा रहा था। विंग अभी एक 18 इयर्स ओल्ड ओमेगा था। जियांग फैमिली में जियांग फैमिया एंड मैडम यू उनके 3 बच्चे थे। जियानली एंड विंग वो दोनों ही ओमेगा थे, लेकिन जियांग चैंग वो अल्फा था। जियानली उनकी बड़ी बेटी थी एंड जियांग चैंग उनका मिडिल चाइल्ड था। विंग उन सबसे छोटा था एंड सबसे ज़्यादा शरारती चाइल्ड भी था। जियांग फैंगमिया एंड मैडम यू को पता था कि विंग बहुत ज़्यादा शरारती चाइल्ड है, लेकिन फिर भी वो लोग विंग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। लेकिन जियांग चैंग वो सबसे ज़्यादा अलग था। बचपन से जियांग चैंग बहुत ज़्यादा रूड होता था विंग के साथ। किसी को नहीं पता कि जियांग चैंग ऐसा बिहेव क्यों करता है, सबको लगता था जियांग चैंग का ये नेचर है एंड वो एक अल्फा बड़ा भाई है, इसीलिए शायद वो विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन बचपन से जियांग चैंग विंग के हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाता था, इसलिए विंग जियांग चैंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लान फैमिली एंड जेन फैमिली वो दोनों फैमिली बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए जियांग फैमिली एंड लान फैमिली के बच्चे भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। लान फैमिली के पास उनका खुद का क्लोथिंग का बिजनेस है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
लानचेरन, लाशिचन और लानवांगजी तीनों मिलके उनके बिजनेस को संभालते हैं। लाशिचन का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका था और वो पूरी तरीके से बिजनेस पे फोकस कर रहा था, लेकिन लानवांगजी का अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। इस ईयर के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद ही वो भी अपने बिजनेस में पूरी तरीके से ध्यान देने लगेगा। विंग बचपन से ही लानवांगजी को जानता था एंड बचपन से ही वांगजी का नेचर विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था। एक्चुअली वांगजी का वो साइलेंट, कोल्ड एंड हमेशा चुप रहना विंग को बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो हमेशा से वांगजी को परेशान करता था। वांगजी हमेशा विंग को अवॉइड करने की कोशिश करता था। वो विंग को हमेशा कहता था कि वो ऐसा ना करे, वो वांगजी के पीछे ना आए, लेकिन विंग जानबूझ के वांगजी को परेशान करने के लिए उसके पीछे भागता रहता था। एंड ऐसे ही भागते भागते विंग जितना बड़ा होता गया उतना उसे वांगजी से प्यार होता गया एंड ये चीज़ का रियलाइजेशन उसे हो चुका था, इसलिए वो और भी ज़्यादा वांगजी के पीछे पड़ा रहता था। उसने बहुत बार वांगजी से कहा भी था कि वो वांगजी से प्यार करता है, लेकिन विंग अभी छोटा है ये सोचकर वांगजी हमेशा विंग की बातों को इग्नोर कर देता है। विंग को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस वांगजी के लिए वो बेजिंग का बेस्ट बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लिया एंड वांगजी के साथ पढ़ाई करने लगा। वांगजी ने विंग को बहुत बार कहा था कि उसे वांगजी के पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंग ने वांगजी की एक भी बात नहीं सुनी थी और वो वांगजी के पीछे पीछे चला गया था एंड इसी वजह से जंग चंग विंग से और भी ज़्यादा चिढ़ता था। विंग के घर वाले विंग को छूट दे देते थे, वो शायद कुछ नहीं कहते थे कि विंग पूरा दिन वांगजी के पीछे पड़ा रहता है एंड ज़्यादातर टाइम वांगजी के घर में रहता था, लेकिन जियांग चंग को इन सारी चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो कभी कभार विंग को बहुत बुरी तरीके से डांट देता था, लेकिन विंग भी जियांग चंग को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो हमेशा जियांग चंग की हर बातों को इग्नोर कर देता था। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अभी भी उस लेक के पास बैठा हुआ है और अपनी दोनों हैंड के ऊपर रखते हुए सामने की तरफ देख रहा है। तभी उसे अपने चिक्स पर कुछ ठंडा सा महसूस होता है, जो महसूस होते ही विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और तुरंत अपने फेस को अपनी साइड की तरफ करता है तो देखता है वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक बनाना मिल्क की बोतल था, जिस बोतल को उसने विंग के गालों से टच करवाए हुए रखा था। विंग हैरानी से उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्का आप यहाँ? ये सुनते ही वो पर्सन वहीं पे पास बैठ जाता है और विंग की तरफ उस बनाना मिल्क की बोतल को बढ़ा देता है। विंग थोड़ी देर तक लान वांगजी को बहुत ही शॉकिंगली देखता है, उसके बाद वो धीरे से उस बनाना मिल्क की बोतल को लेता है और वांगजी को थैंक यू बोल देता है। वांगजी अपने सिर को नोट करता है और उसने अपने लिए जो कोल्ड टी लाया था उसे बाहर निकाल कर पीने लगता है। विंग वांगजी की तरफ ही देख रहा था, वो बिल्कुल शॉक हो गया था, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी यहाँ आ सकता है, वो भी इतनी रात को। विंग वांगजी की तरफ थोड़ी देर तो देखता है, उसके बाद वो भी उस बनाना मिल्क को पीने लगता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी अपनी माउथ की टी को फिनिश करते हुए कहता है, मैं इलिंग सिटी गया था बिजनेस का कुछ काम के लिए, मुझे वहाँ पे कुछ महीने रहना पड़ा था, लेकिन अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं वापस आ गया था एंड कल ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एंड मुझे बहुत जल्दी ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाएगा। ये सुनते ही विंग एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वांगजी विंग की बात को काटते हुए कहता है, मुझे अभी भी डिग्री नहीं मिला, अगर मैं फेल कर गया तो मुझे फिर से कॉलेज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करते हुए कहता है, गा क्या आप मजाक कर रहे हैं? हम सबको पता है कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, आप और फेल करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हुए वो अपनी बनाना मिल्क को फिर से पीने लगता है। वांगजी फिर से अपनी माउथ की टी को फिनिश करते हुए कहता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि शायद मैं फ़ेल नहीं करूँगी, लेकिन मैं इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं फ़ेल नहीं करूँगा, ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम भी तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ना? तुम पढ़ाई छोड़ के क्या क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विंग जो थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, उसके फेस से स्माइल गायब हो चुका था और वो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए कहता है, वो मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। ये सुनते ही वांगजी सरप्राइज हो जाता है। वो विंग की तरफ देखते कहते हैं, क्या क्या कहा तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन क्यों? तभी विंग अपने सिर को नीचे झुकाए हुए एक फोर्स स्माइल करते हुए कहता है, अर्गा आपको तो पता है ना कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। वांगजी बिल्कुल शॉक था, उसे विंग का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। जो विंग जिससे वो कुछ महीने पहले ही देख के गया था, ये विंग उससे बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग। वो विंग ना ही इतना ज़्यादा शांत था और ना ही इतने शांत तरीके से बात करता था, लेकिन अभी का विंग का बिहेवियर ऐसा लग रहा था कि ये कोई और पर्सन है जो विंग की बॉडी में है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? ये सुनते ही विंग जो एक फोर्स स्माइल कर रहा था, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हर्गा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं? तो वांगजी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखने लगता है, वो जैसे विंग की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था। वांगजी का वो गोल्डन आईज एक ओशन की तरह डीप था।
जो भी वांग जी के आंखों में देखता था वो खो सा जाता था। इवन वांग जी की आंखों में देख के कोई झूठ तक नहीं बोल पाता था। विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा था। वो तुरंत ही वांग जी की आंखों से अपनी नजरों को हटाते हुए कहता है, वैसे अर्गा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो लामिनेशन होना चाहिए है ना? ये सुनते ही वांग जी जब देखता है कि विंग उससे नजर चुरा रहा है तो वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं अभी अपने अपार्टमेंट जा रहा था। एक्चुअली मुझे वहाँ पे कुछ काम था। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट कर देता है। उसके बाद वो वहाँ पे साइलेंटली बैठ जाता है। वांग जी भी वहाँ पे साइलेंटली बैठा हुआ था। वो उन दोनों में कोई बात तो नहीं हो रहा था, लेकिन उन दोनों के अंदर जो साइलेंट था वो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं था। एक पीसफुल साइलेंट था जहाँ पे दोनों ही अपने सामने की नज़ारे को, अपने आसपास चलते हुए उन ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी कुछ ही देर तक वहाँ पे बैठे रहने के बाद वांग जी अपनी टाइम को चेक करता है तो देखता है काफ़ी रात हो चुका है। वो विंग की तरफ देखता है तो देखता है विंग अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है और जैसे कि वो किसी सोच में डूबा हुआ है। वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है। फिर वो वहाँ पे पड़ा हुआ खाली बोतल जो उन लोगों ने फिनिश करके वहाँ पे रखे थे, उन सारी बोतल को कलेक्ट करता है और उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वांग जी विंग के पास आता है और अपनी एक हाथ को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि चलो बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। ये सुनते ही विंग अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। पहले उसकी नज़र वांग जी के चेहरे पर जाता है जो चांद की रोशनी में बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। उसके बाद उससे वांग जी का हाथ दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। विंग थोड़ी देर तक उस हाथ की तरफ देखता है, उसके बाद एक छोटा सा स्माइल करके उस हाथ को पकड़ लेता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को लेकर अपनी कार में चला आता है और विंग को उसके सीट में बैठा कर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट कर देता है। वांग जी कार को विंग की मेंशन के थोड़ी ही दूर में रोकता है। उसके बाद वो विंग के साथ कार से बाहर निकल आता है। विंग मेंशन के पीछे की डोर से अंदर जाने वाला था और ये चीज वांग जी को भी पता था। वांग जी मेंशन के पीछे की डोर तक विंग को फॉलो करता है। उसके बाद वो विंग को अंदर जाने के लिए बोलता है, लेकिन अंदर जाने से पहले विंग वांग जी की जो जैकेट उसके ऊपर ओढ़ा हुआ था उसको निकाल के वांग जी को देने लगता है क्योंकि बाहर थोड़ा बहुत ठंड पड़ रहा था। तभी वांग जी उस जैकेट को विंग को लौटाते हुए कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं अभी इस जैकेट को देने की, तुम बाद में कभी लौटा देना, अभी मुझे ठंड नहीं लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो विंग को अंदर जाने के लिए इशारा करता है और वहाँ से विंग को बाय बोलकर निकल जाता है। विंग थोड़ी देर तक वांग जी की उस कार की तरफ देखने लगता है जिस कार से वांग जी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो उस जैकेट को स्मेल करता है। वहाँ से एक हल्की सी सैंडलवुड की स्मेल आ रहा था। ये एक अल्फ़ा का स्मेल था। वांग जी एक अल्फ़ा था एंड उसका सेंट इस पूरे जैकेट में था। विंग धीरे से उस जैकेट को स्मेल करता है और उसके फेस पे एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो छुप छुपाते हुए अपने रूम में चला जाता है और उस जैकेट को हके हुए अपने बेड पर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी और लान शिचन एक साथ बैठ के काम कर रहे थे। लान शिचन वांग जी को उनका न्यू प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था और वांग जी ध्यान से सब कुछ सुन तो रहा था, लेकिन लान शिचन को कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनका भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इसलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनते ही वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं। उसके बाद वो अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, हाँ गगा सब कुछ ठीक है। तभी लाल शिचन एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं मुझे लग रहा है तुम कुछ ठीक नहीं हो, अगर तुम चाहो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। तो वांग जी अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं वो ठीक है। उसके बाद वांग जी थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे जाने के बाद क्या जैंग मिशन में कुछ हुआ था? ये सुनते लाल शिचन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वांग जी अपने सिर को नीचे किए हुए कहता है कि ब्रदर कल मैं विंग से मिला था। ये सुनते लाल शिचन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। वो वांग जी की तरफ देखते कहते क्या कब? तो वांग जी उन्हें बता देता है कि कैसे वो विंग से मिला था। लाल शिचन थोड़े से सरप्राइज दिख रहे थे। तभी वांग जी लाल शिचन की तरफ देखते कहते हैं, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। फिर वांग जी लाल शिचन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ब्रदर क्या ऐसा कुछ हुआ है जिस बारे में मुझे नहीं पता? ये सुनते ही लाल शिचन बहुत ही सरप्राइजिंगली वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। अब हमें टाइम स्किप करके 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। इस एक हफ्ते में ना विंग वांग जी से मिला था और ना ही वांग जी ने विंग से कांटेक्ट किया था। विंग वांग जी से मिलना तो चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अलाउ नहीं था अकेले घर से बाहर निकलने के लिए, इसलिए वो हमेशा घर में ही रहता था। रोज की तरह विंग अपने बेड पे बैठा हुआ था और एक नोवेल को रीड कर रहा था। विंग के पास ही वांग जी का वो जैकेट था जिसमें से अभी भी वांग जी की हल्की खुशबू आता था, जो विंग को शांत रहने में मदद करता था। विंग बहुत ही ध्यान से उस नोवेल को पढ़ रहा था, तभी उसे अपने गेट पे हल्की सी नॉक सुनाई देता है। वो अपने बुक को नीचे रखता है और बाहर जो भी है उसे अंदर आने के लिए कह देता है। बाहर मिस्टर जियान एंड मैडम यू थे जो विंग से मिलने के लिए एंड विंग से कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आए थे। अपने मदर और फादर को इस टाइम यहाँ देख के विंग थोड़ा सा सरप्राइज था।
वो अपनी मदर और फादर को अपने पास बुलाता है और उसे बेड पे बैठने के लिए इशारा करता है। मिस्टर जियान एंड मैडम यू विंग के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और मिसेस जियान विंग के सिर पर धीरे से पैट करते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना? तभी विंग अपने सिर को नोट करता है और एक छोटा सा स्माइल कर देता है। तभी मिस्टर जियान और मैडम यू एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। विंग को समझ आ रहा था उसकी मॉम एंड डैड शायद उससे कुछ बोलने आए हैं, तो विंग उन दोनों की तरफ ही देखते हुए कहता है, आपको पता है ना कि आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। ये सुनते ही मिस्टर जियान पैमिया विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ बेटा, मुझे पता है कि हम तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं एंड मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी बातों को समझोगे और हम पर गुस्सा नहीं करोगे। ऐसा कहते हुए वो धीरे से विंग के सिर पर पैट कर देता है। विंग अपने सिर को नोट कर देता है और अपनी डैड की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर जियांग एक गहरी सी सांस भरते हुए कहता है, विंग हमने तुम्हारी शादी लान वांगजी के साथ तय कर दिया है। ये सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आइज से अपनी बाबा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या? विंग को लगता है उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए वो फिर से अपनी मदर की तरफ देखता है। तो मिसेस जियान अपने सिर को नोट करते हुए विंग को कंफर्म करते हैं कि हाँ, उसने जो सुना है वो सही है। लेकिन विंग बिल्कुल शॉक था। अचानक से शादी, वो भी लान वांगजी के साथ, लेकिन कैसे? विंग बिल्कुल शॉक था। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, डैड मॉम, क्या आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अगर ये कोई मजाक है तो ये बिल्कुल भी कोई अच्छा मजाक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपनी मॉम डैड की तरफ देखने लगता है। लेकिन मिस्टर जियान एंड मैडम यू के फेस को देख के लग रहा था कि वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में तो नहीं है। उनका फेस काफ़ी सीरियस था, जो देख के विंग को और भी ज़्यादा घबराहट फील होने लगता है। विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे एंड सबसे ऊपर जो उसके सवाल था जब से सबसे फर्स्ट में, वो था लान वांगजी के साथ शादी, लेकिन कैसे, क्यों? क्या क्या लान वांगजी को पता है कि वो अभी किस कंडीशन में है? वो अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड आपको पता है ना कि मैं। तभी मिसेस जियान विंग के फेस को कवर करते हुए कहता है कि चुप करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगे और ना ही इस बारे में सोचोगे। ये सुनते ही विंग अपने फेस से अपनी मॉम के हाथ को हटाते हुए कहता है, मॉम मेरे चुप रहने से या फिर इस बारे में बात नहीं करने से सच बदल नहीं जाएगा। क्या उसे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है? ये सुनते मिस्टर जियान विंग के सिर पर पैट करते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे घर में नहीं भेजूंगा जिन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में ना पता हो। उसे सब कुछ पहले से ही पता है। ये सुनते ही विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, लेकिन फिर भी क्यों वो मेरे साथ शादी करना चाहता है? क्या उसे फोर्स करना चाह रहा है? तो मिसेस जियान कहती है कि नहीं, वो लान वांगजी था जो तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए हमारे पास आया था। ये सुनते ही विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि सच में उसने जो भी सुना कि उसकी मॉम ने कहा था कि लान वांगजी खुद आया था उसके हाथ मांगने के लिए उसके पेरेंट्स के पास। विंग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। तभी मिसेस जियान विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा प्लीज़ मान जाओ, ये बात तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है, वांगजी कितना अच्छा लड़का है एंड वो तुम्हारे हस्बैंड बनेगा। ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, तुम सोच नहीं सकते। प्लीज़ विंग, तुम इस शादी के लिए मना मत करो। ये सुनते ही विंग अपनी मदर की तरफ डिसबिलीवली देखते हुए कहते हैं, मदर आपको भी पता है वांगजी कितना परफेक्ट है, वो मेरे जैसा वाइफ डिजर्व नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो अगर मेरे साथ शादी करेगा तो वो अपनी लाइफ को रुइन कर देगा। ये सुनते ही मिस्टर जियान विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, वो अपनी लाइफ को रुइन नहीं करेगा। विंग तुम हमारा बेटा हो, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस तरह का पर्सन हो। तुम इस दुनिया का बेस्ट मैन डिजर्व करते हो, सिर्फ वो लान वांगजी नहीं, अगर उससे भी परफेक्ट कोई मैन हो तो तुम उसे डिजर्व करते हो। ये सुनते ही विंग अपनी फादर की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। तभी मिस्टर जियान विंग के सिर पर पैट करते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें किसी और के हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पापा तुमसे बहुत प्यार करता है और ये तुम्हारा घर हमेशा रहेगा, इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे तुम हमारे पास ज़रूर आ जाया करना। ऐसे कहते हुए वो विंग के सिर पर पैट करने लगा। विंग को समझ आ चुका है कि उसके पेरेंट्स ने फाइनल डिसीजन ले चुका है कि विंग को वांगजी के साथ शादी करना होगा। विंग अपने सिर को झुका लेता है। विंग के पास अभी बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे पता है उसे क्या करना है। पहले तो उसे वांगजी के साथ मिलना है और उससे इस बारे में बात करनी है कि वांगजी राजी कैसे हो सकता है। क्या सच में उसे पता है कि विंग के साथ क्या हुआ है एक्चुअली? विंग की फैमिली एंड लानवांग की फैमिली डिसाइड करते हैं कि लानवांग जी और विंग की शादी एक हफ्ते में करवा दिया जाएगा। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग बहुत ही टेंसली अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी शीजे का इंतजार कर रहा था। तभी जनरली विंग के रूम में आते हुए कहते हैं, आशियन क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? विंग याली की तरफ जाते हुए कहते हैं, शीजे मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो शीजे स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए?
तो विंग बताता है उसे वांग जी के साथ मिलने जाना है। वो अलाउड नहीं है घर से अकेले निकलने के लिए, इसलिए वो चाहता है कि यानली उसके साथ जाए। यानली तुरंत ही राजी हो जाते हैं विंग के साथ जाने के लिए। वो दोनों तुरंत ही वांग जी के मैंशन के लिए निकल जाते हैं। अब हमें वांग जी के मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लान शिचेन एंड मैडम लैन लिविंग रूम में बैठे हुए थे एंड अपनी इवनिंग टी को एंजॉय करते हुए बात कर रहे थे। वांग जी वहाँ पे नहीं था, वो अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आके कहते हैं कि यंग फैमिली के बड़ी बेटी जैन एनली एंड विंग आई है। जो सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाती है। विंग एंड यानली वो दोनों ही अंदर आते हैं एंड वो दोनों सबको ग्रीट करते हैं। मैडम लैन विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो विंग से उसके हालचाल के बारे में पूछता है, उसके बाद यानली से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है। थोड़ी देर बात करने के बाद विंग बताता है कि उसे वांग जी से कुछ बात करना है, क्या वो वांग जी से मिल सकता है? तो मैडम लैन स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, वांग जी अपने रूम में है, तुम जाके उससे उसके रूम में मिल लो। ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट करता है और वांग जी के रूम के लिए निकल जाता है। विंग बचपन से ही वांग जी की फैमिली को जानता है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी का रूम कहाँ है। वो भाग के वांग जी के रूम के सामने जाके पहुंचता है। फिर उस गेट को ओपन करने से पहले वो एक गहरा सांस होता है। फिर विंग धीरे से उस गेट पर नॉक करके उस गेट को ओपन करता है। जब विंग रूम के अंदर जाता है तो देखता है वांग जी अपने काउच पे बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। विंग अपने गले को साफ करते कहते अर्का, अगर आप बिजी हो तो मैं अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि वांग जी विंग को रोक देता है और उसे उसके सामने आके बैठने के लिए कहता है। विंग अपने सिर को नोट करता है और फिर वांग जी के पास ही उस सोफे में बैठ जाता है। वांग जी उस लैपटॉप को बंद करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, क्या तुम अकेले आए हो? तो विंग अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है कि नहीं, शिजे भी उसके साथ आया है, वो नीचे बाकी लोगों के साथ बात कर रहा है। तो वांग जी अपने सिर को नोट करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? तुमने मुझे मैसेज भी किया था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, सब कुछ ठीक तो है ना? ये सुनते ही विंग अपने सिर को नोट करते कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक तो है, लेकिन वांग जी विंग की तरफ देखते कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना कि तुम बिना हेजिटेशन के मुझे कुछ भी बता सकते हो। वांग जी की यह बात सुनते ही विंग अपने सिर को नीचे झुकाए अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है। तभी विंग एक गहरा सांस भरता है और एक अपने अंदर की हिम्मत को जुटाते हुए कहता है, वो आपकी फैमिली ने मेरे मॉम एंड डैड के पास हमारे मैरिज प्रपोजल भेजा था। ये सुनते ही वांग जी कहता है कि नहीं, मेरे फैमिली ने नहीं भेजा था वो प्रपोजल। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। उसने अपने सिर को अभी ऊपर नहीं उठाया था। वो अपने मन में सोचता है, गगा की फैमिली ने मैरिज प्रपोजल नहीं भेजा तो क्या उसकी फैमिली ने गगा की फैमिली के पास मैरिज प्रपोजल भेजा था? नहीं, उसके मॉम डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? तभी वांग जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरे फैमिली ने वो प्रपोजल नहीं भेजा था, मैंने वो भेजा था। मैंने तुम्हारे मॉम एंड डैड को मैरिज प्रपोजल दिया था। ये सुनते विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा शॉक था और उसकी आंखों को एंड उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को देख के ही लग रहा था कि वो जैसे वांग जी से ये पूछना चाहता हो, लेकिन क्यों आपने मैरिज प्रपोजल भेजा है? तभी वांग जी धीरे से विंग के सिर पर पैट करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने क्यों तुम्हारे घर मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक छोटा सा स्माइल करता है। कोई लकी पर्सन ही वांग जी की फेस की उस स्माइल को देख सकता है। इस दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो वांग जी की उस स्माइल को देखा है। पिंग भी अभी वांग जी की वो ब्यूटीफुल स्माइल एंड उस हैंडसम फेस को निहार रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये था, क्यों गगा ने उसकी मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा? क्या गगा को पता है विंग के साथ क्या क्या हुआ है और अभी विंग कौन सी कंडीशन में है? ऐसा सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने सिर को नीचे कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। वांग जी थोड़ा सा टेंस होते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग वांग जी की तरफ ना देखते हुए कहता है, क्या सच में गगा, क्या सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? तो वांग जी फिर से बिना हेजिटेशन के अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी विंग अपनी सीट से खड़ा होता है और वांग जी से थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी कंफ्यूज था, वो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने लगता है और अपनी शर्ट को खोल देता है। वांग जी को पहले तो समझ नहीं आता कि विंग अपने कपड़े को क्यों खोल रहा है, लेकिन जब अब विंग अपनी शर्ट के बटन को खोल देता है और अपनी अपर बॉडी को नेकेड कर देता है तो विंग की बॉडी को देखकर वांग जी बिल्कुल शॉक हो गया था। वो शॉकिंगली विंग की बॉडी की तरफ देख रहा था। अभी विंग की बैक वांग जी की तरफ था और वांग जी विंग की बैक की तरफ देख रहा था जहाँ पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। उस निशान को देख के ही लग रहा था जैसे किसी हंटर से या फिर चाबुक से बहुत बुरी तरीके से विंग को मारा गया हो। एंड उसी चीज़ की निशान विंग की बॉडी में दिख रहा था। अभी विंग वांग जी की तरफ घूमता है तो उसकी फ्रंट बॉडी में भी बहुत सारे निशान थे। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉकिंगली अभी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता है ये बहुत ही अगली है ना?
ये मुझे और भी ज़्यादा अगली बना रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपनी हाथ के उस निशान को टच करता है। उसके बाद विंग का जो नर्वसली स्माइल था वो ड्रॉप हो जाता है और वो नीचे देखने लगता है। अर्का, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और अशेम्ड फील कर रहा हूँ ये सब आपको बोलने में, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि बाद में जाके आप मुझसे नफरत करें। इससे अच्छा आप मुझसे अभी नफरत करें और मुझसे डिस्गस्टिंग फील करें। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को उठाता है और एक गहरा सा सांस भरते हुए बोलना स्टार्ट करता है। अब हमें विंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से जंग चंग विंग के साथ इस तरह से बिहेव करता था और जिस वजह से विंग ने अपनी यूनिवर्सिटी एंड अपनी पढ़ाई छोड़कर घर में लॉक हो गया था। विंग अभी बस 18 साल का था और वो अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो वो इस वजह से था कि वो वांग जी के साथ यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएगा। ऐसा सोचते हुए वो भाग के अपनी रूम से बाहर निकलता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग बिल्कुल रेडी हो चुका था। तभी विंग के डैड जंग फैंग मियाँ विंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहते हैं, भाभी तुम तो बहुत जल्दी रेडी हो गए, मुझे पता चल रहा है तुम अभी पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने लगे हो। ये सुनते ही विंग स्माइल करता है और अपनी डैड के चिक्स पर एक किस कर देता है। जियांग फैंग में भी विंग के सिर पर धीरे से पैट करता है। तभी जियांग चिंग अपने आई को रोल करते हुए कहता है, क्या तुम शांति से बैठ नहीं सकते और तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? खाते समय इतना ज़्यादा चिल्लाना ठीक नहीं है। ये सुनते ही विंग अपने मुंह को बनाते हुए कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा स्वीटली नहीं बात कर सकते? फिर विंग अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैडा क्या गगा जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह पर हनी की जगह करेला रख दिए थे? ये सुनते ही जंग फैमिया मैडम यू एंड आली हंसने लगते हैं और जंगचिंग और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो घूर कर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ, हम लेट हो रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो अपनी खाना को खाने लगता है। वहाँ पर सबको पता है जंगचिंग कैसा है, इसलिए कोई भी जंगचिंग को कुछ नहीं कहता। उन लोगों का खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो ही चुका था। तभी विंग अपने बैग को उठाते हुए कहता है कि वो लेट हो रहा है, वो जा रहा है। तभी याली विंग को रोकते हुए कहती है कि आश्रम सुनो, आज लानमेशन में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। तभी विंग एक्साइटेडली एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंगली पूछता है, पार्टी? लेकिन क्यों? तभी याली कहता है, आज सीजन का बर्थडे है ना, इसलिए। ये सुनते ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है ओके। तभी यानी कहती है, ठीक है तुम इसीलिए यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आना, ओके, हम सारे लोग मिलकर लालमेशन जाएंगे। ये सुनते ही विंग कुछ सोचते हुए अपनी शीशे की तरफ देखते कहते, श्री के शीशे आप लोग चले जाइएगा लालमेशन, मैं गदर के साथ आ जाऊंगी। ये सुनते जंग जंग चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें उसके साथ जाने की क्या ज़रूरत है, तुम हमारी फैमिली की तरफ से जाने वाले हो, तुम सीधा घर आओगे, उसके बाद हम सारे लोग एक साथ जाएंगे। तो विंग जंग जंग के साथ आर्ग्यू करते हुए कहता है कि नहीं, वो वांग जी के साथ ही जाने वाला है। जंग जंग पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन याली उन दोनों को शांत करवाते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है आचिंग, वांग जी लालमेशन में ही तो जाएगा ना, तो वो आशन को भी लेके चला जाएगा, वैसे वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में है। तभी वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, आशन अपना ध्यान रखना एंड ध्यान से वांग जी के साथ लालमेशन आ जाना, ओके। तो विंग एक स्माइल करता है, अपने सिर को नोट करके सबको बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग भागते हुए अपने क्लासरूम की तरफ नहीं, वांग जी के क्लासरूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि उससे अभी वांग जी से मिलना था। एक्चुअली विंग को कॉमर्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो वांग जी के साथ पढ़ना चाहता था एंड वांग जी को रोज़ देखना चाहता था, इसीलिए वो इस स्ट्रीम को चूज़ किया था। लेकिन विंग को क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो भाग के वांग जी क्लास के बाहर चला जाता था। अभी विंग वांग जी क्लास के बाहर खड़ा हुआ था और वांग जी क्लास को फिनिश होने का वेट कर रहा था। वांग जी की क्लास थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ था, तो फिनिश होते होते लंच टाइम हो जाएगा। तो विंग वहीं पे बैठ जाता है और अपने फ़ोन को यूज़ करने लगता है। वो कई घंटों तक वहाँ पे बैठे बैठे अपने फ़ोन को यूज़ करने लगता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और विंग की तरफ एक ठंडा वाटर की बोतल बढ़ाते हुए कहता है, तुम आज भी यहाँ पे बैठे हुए हो अपनी क्लास को अटेंड ना कर। ये सुनते ही विंग एक नर्वस स्माइल करता है और उस बोतल को लेते हुए उस पर्सन को ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। तभी वहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ था वो विंग का प्रोफेसर था। वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम कितने दिनों तक अपनी क्लास को ऐसे बंक करते रहोगे? तुम्हें पता है ना इससे तुम्हारे मार्कशीट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। एक्चुअली मुझे वांग जी का से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो वो प्रोफेसर अपने सिर को शाई करते हुए कहता है, तुम बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो, उसकी क्लास ख़त्म होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो तुम्हें इस तरह से अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, आजकल के बच्चे थोड़ी बड़ों की बात सुनते हैं। ये सुनते ही विंग एक नर्वसली स्माइल करते कहते हैं, आई एम सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से मैं पक्का क्लास को अटेंड करूँगा। तो वो प्रोफेसर एक स्माइल करते कहता है, होपफुली तुम करो। ऐसा कहते हुए वो विंग के सिर पर धीरे से पैट करता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग स्माइल करते हुए अपने प्रोफेसर को जाते हुए दिखता है। उसके बाद उसका पूरा अटेंशन वांग जी की रूम की गेट पर चला जाता है जहाँ से वांग जी निकलने वाला था। विंग फिर से वहाँ पे बैठ जाता है और उस पानी को पीने लगता है।
अब हमें थोड़ा-सा और टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि वांग जी का क्लास खत्म हो चुका था और वो अपनी क्लास से बाहर निकल रहा था। तभी विंग अपनी सीट से खड़ा होता है और भाग के वांग जी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। विंग को अपने सामने देखकर वांग जी फिर से अनॉय हो जाता है। बचपन से विंग हमेशा वांग जी को फॉलो करता था और वांग जी बहुत ज़्यादा अनॉय होता था। वो विंग की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने फिर से अपनी क्लास को बंक किया? तो विंग अपने सिर को ना में हिलाते हुए झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, उसने क्लास किया है, वो तो थोड़ी देर पहले ही आया है। लेकिन वांग जी को पता है विंग एक भी दिन क्लास नहीं करता और बेकार-बेकार यहाँ पे बैठकर वांग जी का वेट करता है। वांग जी अपने कंधों पे अपने बैग को लेता है और विंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देख के विंग थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वो कहता है, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, मुझे लेकर चलो, तुम जहाँ भी जा रहे हो। तो वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और वो सीधा कैंटीन की तरफ जाने लगता है। विंग को भी समझ आ जाता है कि वांग जी कैंटीन पे जा रहा है, इसलिए वो वांग जी के बाजू को पकड़ लेता है। वांग जी छुड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन विंग नहीं छोड़ता। विंग एंड वांग जी कैंटीन चले जाते हैं, जहाँ पे जाते ही विंग वांग जी को बोलता है कि वो आज वांग जी के साथ ही उसके घर जाने वाला है। लेकिन वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो तो अपने फ़ोन में ही बिजी था। विंग वांग जी के हाथ से फ़ोन ले लेता है, जो देख के वांग जी बहुत अनॉय हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ इरिटेटिंगली देखते हुए कहता है, क्या? तभी विंग वांग जी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, फ़ोन के बाहर भी एक दुनिया होता है एंड उस दुनिया में मेरे जैसे एक ब्यूटीफुल पर्सन भी है। तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इस फ़ोन की तरफ। उसके बाद विंग वांग जी की स्लीव को धीरे से पुल कर वांग जी के सामने झुकते हुए कहता है, मैं कॉलेज के पीछे तुम्हारे लिए वेट करूँगा। मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा और जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे तब तक मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। अगर फिर भी तुमने मुझे नहीं लेने आए तो फिर मैं आंटी के पास जाके कंप्लेंट कर दूँगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के चिक्स पर धीरे से पैट करता है और वहाँ से वांग जी के फ़ोन को देकर चला जाता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अनॉय फ़ील करता है। विंग हमेशा उसे ऐसी छोटी-मोटी धमकियाँ देता रहता था, जिस वजह से वांग जी को उसकी हर बात मानना पड़ता था, स्पेशली उसकी मॉम की वजह से, क्योंकि विंग उसकी मॉम का फेवरेट था। वांग जी इरिटेटिंगली विंग की तरफ अपने आई को रोल करते हुए फिर से अपने फ़ोन को देखने लगता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉलेज के उल्टे साइड को विंग बैठा हुआ है और वांग जी का वेट कर रहा है। अभी शाम हो चुका है, पूरा कॉलेज खाली हो चुका है एंड कॉलेज तो बंद भी करवा दिया गया है। विंग अकेले वहाँ पे खड़ा हुआ था और वांग जी का वेट कर रहा था। उसने 1-2 बार वांग जी को कॉल भी किया था, लेकिन वांग जी ने विंग का कॉल रिसीव ही नहीं किया था। विंग अपने पैर को पटकते हुए कहता है, सच में ये लान वांग जी खड़ूस खड़ूस ही रहेगा। वो मुझे इतनी देर तक वेट कैसे करवा सकता है? ऐसा कहते हुए वो फिर से वांग जी को कॉल करने लगा, लेकिन अभी वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जो देखकर विंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो वहीं पे बैठते हुए कहता है कि जब तक ये लान वांग जी मुझे लेने नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। ऐसा कहते हुए वो वहीं बैठ जाता है। वांग जी का वेट करते-करते करीबन 8 बज चुका था। विंग बहुत घंटों से वांग जी का वेट कर रहा था, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, अर्क प्लीज़ आ जाओ। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को बार-बार स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन करने लगता है, क्योंकि वांग जी विंग का फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा था एंड अब तो वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ भी बोल रहा था। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकता है। वो रोड बिल्कुल सुनसान हो चुका था। उस कार का हेडलाइट विंग के बिल्कुल फेस पे पड़ रहा था, जिससे विंग अननोइंगली कहता है, कौन है? ऐसे लाइट क्यों मार रहा है मेरे मुँह पर? तभी वहाँ पे अंदर जो पर्सन था वो अपने गेट को ओपन करता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। उस पर्सन को देखते ही विंग अपनी जगह से खड़ा होते ही कहता है, सर आप? तभी वो पर्सन विंग की तरफ कंस्टेंटली देखते हुए कहता है, विंग तुम अभी तक गए नहीं घर? अभी तो 8 बज रहे हैं ना, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग नर्वसली स्माइल करते कहता है, ओह सर, ओह मैं चला जाऊँगा, एक्चुअली अर्का मुझे लेने आने वाले हैं, मैं उनका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो नर्वसली स्माइल करने लगा। उसे पता है कि ये प्रोफेसर विंग का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एंड इतनी रात को विंग के अकेला इस रोड पे बैठा देखकर वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गए होंगे। तभी वो प्रोफेसर कहते हैं, नहीं, इतनी रात को तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ इंतज़ार करता हूँ। विंग उन्हें मना तो करता है, लेकिन वो सुनते नहीं। वो इतनी रात को विंग को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वांग जी के आने तक वो थोड़ी देर तक विंग के साथ बैठ सकते हैं। वो वहीं पे बैठता है और विंग से बात करने लगता है। तभी विंग कहता है, सर आप इतनी लेट तक कॉलेज में थे? तो वो प्रोफेसर कहता है कि हाँ, मुझे कुछ काम था और मुझे आज का काम आज ही करना पसंद है, इसलिए। ये सुनते ही विंग स्माइल करते कहते हैं, हाँ, लेकिन आपके घर वाले आपके लिए परेशान हो रहे होंगे, आपको चला जाना चाहिए। तो वो सर एक सैडली स्माइल करते हुए कहता है, मेरा कोई नहीं है। तभी विंग क्यूरियसली उस सर की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, आपने शादी नहीं की? तो वो सर स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ, मैंने शादी किया था। मेरा जो वाइफ था उसका कुछ सालों पहले ही डेथ हो गया था एंड मेरा एक प्यारा सा बेटी भी था। तो विंग क्यूरियसली सर की तरफ देखता है। तभी वो सर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा बेटी भी एक ओमेगा थी। अगर वो आज ज़िंदा होती तो शायद तुम्हारी एज की होती। ऐसा कहते हुए वो धीरे से विंग के सिर पर पैट करता है। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो थोड़ी देर तक शॉकिंगली अपने प्रोफेसर की तरफ देखता है, उसके बाद अपने प्रोफेसर से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। तभी वो सर सैडली स्माइल करते कहते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो दोनों नॉर्मली बात करने लगते हैं।
विंग अभी भी वांग जी का वेट कर रहा था एंड वो फिर से वांग जी को कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ बोल रहा था। विंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो प्रोफेसर देखता है कि बहुत रात हो रही है एंड वांग जी अभी तक नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, विंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूँगा। ये सुनते ही विंग कहता है, नहीं सर मैं चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वो अपने बैग को उठाने लगता है। तभी वो प्रोफेसर विंग को डाँटते हुए कहता है, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। तो विंग कुछ कह नहीं पाता, वो कहता है ओके सर। उसके बाद वो उस प्रोफेसर की कार में बैठ जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैंड मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे 10:30 बज रहे थे। जैन चैन एंड यानली बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे। जैन फैमिली रात के 10 बजे लैंड मेंशन में आए थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ काम था, तो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। जब वो लोग लैंड मेंशन आए तभी यानली लाशीचन एंड बाकी लोगों से विंग के बारे में पूछने लगी। लाशीचन बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो कहता है विंग तो आया ही नहीं। ये सुनते ही यानली बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। जैनचिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपनी शीजे की तरफ देखते हुए कहता है, शीजे मैंने कहा था ना, ये लड़का पक्का कहीं पे घूम रहा होगा या फिर अपने किसी दोस्त के घर चला गया होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने फ़ोन को निकालता है और कॉल डायल करने लगता है विंग को, लेकिन विंग का कॉल बजे जा रहा था, बट विंग कॉल को पिक ही नहीं कर रहा था। जैन फैमिली के साथ साथ लैन फैमिली भी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। शिचनका से यानली पूछती है कि वांगजी उसके साथ नहीं है। उसने कहा था कि वो वांगजी के साथ इस मेंशन आने वाला है। तो शिचनका कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, वांगजी के साथ? वांगजी दोपहर में मेंशन आ चुका था। उसने अपनी क्लास भी बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था एंड आज उसे ईलिंग शहर भी जाना पड़ा। ईलिंग के हमारी जो कंपनी है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुका था, इसीलिए वो वहाँ चला गया है। ये सुनते ही जैन फैमिली और भी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। वो और भी ज़्यादा विंग को कॉल करने लगता है, लेकिन विंग कॉल पिकअप ही नहीं कर रहा था। वो लोग विंग के बाकी दोस्तों को भी कॉल करने लगता है। विंग के बहुत ही गिने चुने दोस्त थे, वो सबको कॉल करते हैं, लेकिन सारे लोग बता देते हैं कि उनके साथ विंग आज मिला ही नहीं। क्यानली अभी रोने लगी थी एंड जैन चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तभी मैडम लैंड एंड मास्टर लैंड उन लोगों को शांत करवाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए, हम थोड़ी देर और तक विंग का वेट करते हैं, और अगर विंग थोड़ी देर में भी नहीं आए तो हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। जियांग फैमिली भी इस बात पर अपने सिर को नोट करते हैं। फिर जियांग चैंग, यानली, लाशिचन एंड उनकी फैमिली के अदर्स मेंबर भी विंग को बार बार ट्राई करने लगते हैं, लेकिन विंग किसी का भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। अब हमें एक वाइट कलर का रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग एक दीवार के साथ टेक लगाए हुए सो रहा था। धीरे धीरे विंग को होश आने लगा था। जब विंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है तो उसके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो अपने सिर को पकड़ता है और धीरे से अपने सिर को मसाज करते हुए बहुत ही स्ट्रगल के साथ अपने आइज़ को ओपन करता है। उस रूम में ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं था, वो पूरा रूम बहुत ज़्यादा वाइट था एंड पूरा रूम लॉक था। उस रूम में एक भी विंडो नहीं था। विंग जब अपने आसपास देखता है तो देखता है वहाँ पे उसे छोड़ के और भी 4-5 ओमेगास थे, जो बहुत ही डरा सहमा सा वहाँ पे बैठे हुए थे। उन सब ने वाइट कपड़ा पहना हुआ था एंड विंग जब खुद की तरफ नोटिस करता है तो देखता है वो भी एक वाइट कपड़े में था। विंग अपने मन में ही सोचता है कि वो तो इस ड्रेस में नहीं था, उसके ड्रेस को किसने चेंज किया। उसके बाद वो उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो घर जाने वाला था ना। ये सुनते ही वो सारे ओमेगास एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। उन सारे ओमेगास के आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी वहाँ पे जो एक लड़की ओमेगा थी वो रोने लगी थी, जो देख के विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एंड वरीड हो जाता है। वो धीरे से उस लड़की के पास जाने लगता है तो उसका सर फिर से दर्द करने लगा था। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और उस लड़की के पास जाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी वो लड़की विंग की तरफ देखते हुए रोते हुए कहती है, हम में से कोई भी घर नहीं जा सकता, पता नहीं कितने टाइम से हम यहाँ पे कैद है एंड तुम भी यहाँ पे कैद हो चुके हो। जब तक वो मॉन्स्टर नहीं चाहता तब तक वो मॉन्स्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा एंड जब तक वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर देता तब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा था। विंग कंफ्यूज हो चुका था। वो अपने मन में ही कहता है, मॉन्स्टर। तभी वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, हे तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो लड़की विंग की तरफ देखकर और कुछ बोल पाता उससे पहले उस रूम का गेट ओपन होता है। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है जिस पर्सन ने अभी उस रूम के गेट को ओपन किया था एंड उस पर्सन को देखते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो सरप्राइजिंगली कहता है, सर आप। तभी विंग मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने सर के पास जाता है। वो लड़की बहुत बुरी तरीके से रो रहा था एंड इन सब के चेहरे के उस डर को देखकर विंग बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। वो अपने सर के पास जाकर कुछ बोल पाता, तभी उसका सर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें होश आ गया, अच्छी बात है, चलो मेरे साथ। तो विंग कंफ्यूजिंगली अपने सर की तरफ देखते कहते हैं, सर ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आप तो मुझे घर छोड़ने वाले थे ना, और ये लोग कौन है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो सारे लोग विंग की तरफ देख रहे थे एंड वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, शायद उन्हें पता है अभी विंग के साथ क्या होने वाला है। विंग कंफ्यूजिंगली सबकी तरफ देखते हुए, सर की तरफ देखते हुए उनके ऊपर सवाल करने लगे थे कि वो यहाँ पे क्यों है एंड ये सब कौन है, ये लोग ऐसे रो क्यों रहे हैं। तभी वो सर एक स्मिक करते हुए कहता है, मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को
खींचते हुए उस रूम से बाहर ले जाते हैं। विंग को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। विंग को पता नहीं क्यों उसके सर में इतना दर्द हो रहा था। वो अपने मन में ही सोचता है, मैं तो कार में था ना, तो मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और सर ने मुझे ये कहाँ लाया है। ऐसा सोचते हुए वो सर के पीछे जाने लगा। सर कहा जाए तो विंग को खींचते हुए ही अपने साथ ले जा रहे थे। जब वे सर विंग को एक रूम में लाते हैं जहाँ पे एक बेड और एक अलमारी के अलावा कुछ नहीं था। वो रूम भी बिल्कुल वाइट था। विंग को यहाँ पे बहुत अजीब फील हो रहा था। ये सारे रूम्स बहुत अजीब थे। विंग उस सर की तरफ देखने लगता है। तभी वो सर उस गेट को लॉक करता है और विंग को उस बेड पे बैठने का इशारा करता है। विंग को अजीब फील हो रहा था। वो यहाँ पे रहना नहीं चाहता था, इसीलिए वो सर को मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, अभी शायद बहुत रात हो चुकी होगी, मुझे घर जाना होगा, मेरे पेरेंट्स एंड मेरे शिजे बहुत ज़्यादा वरीड होंगे, प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी सर विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है, जिससे विंग को बहुत पेन होता है। वो अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। वो सर की तरफ देखने लगा था, लेकिन सर अभी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। अभी वो सर नहीं लग रहा था जिस प्रोफेसर को विंग जानता है। वो प्रोफेसर तो हमेशा विंग की तरफ बहुत ही सॉफ्टली देखता है। उस प्रोफेसर के आंखों में एक जेंटलनेस हमेशा देखा जा सकता था। वो प्रोफेसर कभी भी चिल्ला के भी बात नहीं करते थे किसी के साथ। अभी उस प्रोफेसर की आंखों में इतनी गुस्सा, इतना नफरत देखकर विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। साथ में वो बिल्कुल कंफ्यूज था इन सारी चीज़ों को लेकर। विंग अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है कि सर प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो प्रोफेसर विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मुझे सर बोलना बंद करो। मैं तुम्हारा प्रोफेसर कॉलेज में था, लेकिन अभी इस टाइम से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा। ऐसा कहते हुए वो खींचते हुए विंग को बेड पे लाता है और उसे फेंक देता है। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो बहुत ही शॉकिंगली सर की तरफ दिखते हुए कहता है, सर आप क्या बोल रहे हैं। तभी विंग का प्रोफेसर अनॉय होते हुए कहता है, देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता बैठो, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, अपने कपड़े उतारो। ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली उठ बेड से खड़ा होते हुए कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ऐसा कहते हुए वो फिर से वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी विंग का प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो कस के विंग के नेक को पीछे से पकड़ता है और उसे खींच कर फ्लोर पर फेंकते हुए कहता है, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था मैं तभी समझ गया था तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो एंड आसानी से तुम बात सुनने वाले बंदे हो ही नहीं, इसीलिए मुझे पहले तुम्हें क्लास देना होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग की हेयर को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में अभी शायद बहुत क्वेश्चन चल रहे होंगे ना कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रोफेसर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये प्रोफेसर तो बहुत ही अच्छा था। हाँ, मैं बहुत ही अच्छा था एंड मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स वो कभी मुझे अच्छे नहीं रहने देंगे, इसलिए जो गलती उन्होंने किया है उसका भुगतान तुम लोगों को करना होगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को ज़ोर से उस फ्लोर पर फेंकता है और उस कबर्ड की तरफ जाने लगता है। विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो अपने प्रोफेसर की बातें कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो अपने हेड को पकड़ा हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़ोर से विंग के हेड को ग्रैब किया था। विंग अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है, एक तो मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से इनकी बातें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा सोचते हुए जब विंग अपने सिर को ऊपर उठाता है तो देखता है उसके प्रोफेसर के हाथ में कुछ अजीब सी चीज़ें थी। एक हैंडकफ था, एक ब्लाइंड फोल्ड था एंड एक चाबुक था, जो देख के विंग बिल्कुल शॉक हो चुका था। वो शॉकिंग में उन सारी चीज़ों की तरफ देख रहा था। तभी उनके प्रोफेसर विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन हो, मुझे पता है, तुम्हें पता है मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, इन सारी चीज़ों से बहुत मज़े आते हैं। ऐसा कहते हुए वो उन सारी चीज़ों को बेड पे रख देते हैं। उसके बाद वो विंग को उठाने लगता है। विंग अभी भी कन्फ्यूजिंगली उन सारी चीज़ों की तरफ देख रहा था एंड धीरे धीरे उसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। उसे पता है ये सारी चीज़ें किस किस वक्त यूज़ होता है। विंग अभी बहुत ज़्यादा डर लगा था। इस रूम में वो और उसका प्रोफेसर ही था। वो एक ओमेगा है, वो कैसे बोल सकता है, वो एक ओमेगा है एंड उसका प्रोफेसर एक अल्फ़ा है। वो इस रूम में लॉक्ड है अभी। वो तुरंत ही विंग के प्रोफेसर के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाता है और भाग कर जाने की कोशिश करता है। तभी विंग के प्रोफेसर विंग की हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है और उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो, कभी नहीं। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल मैं वही करने वाला हूँ तुम्हारे साथ एंड अभी तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। ऐसा कहते हुए वो विंग को बेड पर फेंकता है और उसके ऊपर रखे पहले उसके कपड़ों को रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग स्ट्रगल करने लगा था। वो अभी बुरी तरीके से चिल्लाने और रोने लगा था। वो इस होप से चिल्ला रहा था कि बाहर कोई तो उसकी आवाज़ सुन ले और उसके बचा ले। उसे याद है उसके पास ही के रूम में वो सारे ओमेगास भी थे एंड उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं था। विंग और भी ज़्यादा डर रहा था। वो चिल्लाते हुए उन्हें बुलाने लगता है कि उनमें से कोई आ जाए और विंग की मदद करे। विंग एक ओमेगा है एंड जो मॉन्स्टर उसके सामने अभी उसके साथ बदतमीजी कर रहा है वो एक अल्फ़ा। इसी वजह से बहुत देर के स्ट्रगल के बाद भी विंग को वो मॉन्स्टर विन कर ही देता है।
अभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बेड पे पड़ा हुआ था एंड उसकी बॉडी में ब्लैंकेट था। एंड वहाँ पे जो विंग का प्रोफेसर, वो मॉन्स्टर था, वो बालकनी के साइड में जाके स्मोक कर रहा था और बाहर की तरफ देख रहा था। अब हमें टाइम स्किप करके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जंग फैमिली ने पुलिस स्टेशन में जाकर विंग का मिसिंग रिपोर्ट करवा कर आए थे। जंग फैमिली बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, स्पेशली विंग का शीजे, जियांग एली एंड मैडम यू। वो दोनों तो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्होंने इस कुछ दिनों में ना ही ठीक से खाना खाया था और ना ही ठीक से सोए थे। एंड जंग फैमिया और जंग चंग भी सेम हालत थे। वो लोग पुलिस के साथ साथ खुद भी विंग को ढूंढ रहे थे। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग का प्रोफेसर पुलिस के सामने बैठे हुए थे और पुलिस ऑफिसर थे, वो विंग के प्रोफेसर से सवाल पूछ रहे थे। तो मिस्टर सॉन्गलैंड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉलेज की बैक साइड में आप विंग के साथ क्या कर रहे थे? ये सुनते ही मिस्टर सॉन्गलैंड, मतलब विंग का जो प्रोफेसर, वो पुलिस इंस्पेक्टर के तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं बस विंग को कह रहा था कि वो जल्दी घर चला जाए, क्योंकि वो एक ओमेगा है एंड इतनी रात को उसका बाहर रहना ठीक नहीं है। ये पुलिस सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर सॉन्गलैंड की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर विंग ने आपकी कार में क्यों बैठा था? तो मिस्टर सॉन्गलैंड कहते हैं कि एक्चुअल में मैंने विंग को कहा था कि मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी ना। तो पुलिस इंस्पेक्टर फिर से मिस्टर सॉन्गलैंड के तरफ सवाल करते हुए कहता है, अगर विंग आपकी गाड़ी में था तो फिर वो घर क्यों नहीं पहुंचा? आप तो उन्हें घर पहुंचाने वाले थे ना। तो सॉन्गलैंड कहता है कि हाँ, मैं उसे घर पहुंचाने वाला था, लेकिन उसने कहा कि उसे वांगची के घर जाना है, इसीलिए मैं उसे वांगची के घर के थोड़े से सामने छोड़ दूँ। मैंने वैसे ही उसे वांगची के घर के थोड़े से सामने छोड़ दिया और मैं अपने घर चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता, उसके बाद तो जब मैं कॉलेज आया तो मुझे भी पता चला कि विंग नहीं मिल रहा। पुलिस ऑफिसर मिस्टर सॉन्गलैंड से सवाल के ऊपर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन विंग का प्रोफेसर बहुत ही शांत होकर पुलिस इंस्पेक्टर के सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। वो खुद को इतना शांत रखे हुए थे जैसे कि वो कुछ जानते ही नहीं है। एंड ये चीज़ पुलिस इंस्पेक्टर को और भी ज़्यादा मिस्टर सॉन्गलैंड की तरफ शक करने में मजबूर कर रहे थे। मिस्टर सॉन्गलैंड एक्टिंग तो बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो इतने आसानी से उन्हें छोड़ तो नहीं सकते। वो लोग वहीं पर बात कर ही रहे थे, तभी ऑफिसर के फ़ोन में एक कॉल आता है, जो ऑफिसर तुरंत ही रिसीव कर लेता है। जब वो उस कॉल को रिसीव करता है तो वो कॉल किसी हॉस्पिटल से आया था। पुलिस ऑफिसर तुरंत ही कॉल को कट करते हैं एंड सॉन्गलैंड को कहते हैं कि वो बाद में उनसे बात करेंगे। उसके बाद वो अपने कुछ ऑफिसर्स को लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। सॉन्गलैंड का फेस थोड़ा सा पेल हो जाता है, उसे समझ नहीं क्यों, लेकिन कुछ बैड फीलिंग्स आने लगता है, इसलिए वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। जब ऑफिसर्स उस हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो सीधा रिसेप्शन में जाता है एंड पूछता है, क्या इसी हॉस्पिटल से उसे कॉल आया था? तो वहाँ पे जो औरत थी वो तुरंत ही अपने सिर को नोट करते हुए उस डॉक्टर को बुलाती है जिस डॉक्टर ने उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहा था। जब डॉक्टर वहाँ जाते हैं वो तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को उन पेशेंट के पास ले जाता है जिनके लिए उन्होंने उन पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था। डॉक्टर उन ऑफिसर्स की तरफ जाते हुए देखते हुए कहना स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में हमें कॉल आया था एंड कॉल एक लड़की ने किया था जिसने बताया कि वो सब बहुत बुरी कंडीशन में है एंड उनको हेल्प चाहिए। हमने तुरंत एम्बुलेंस भेज दिया एंड जब हम वहाँ पे पहुँचे तब हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास थे। कुछ लड़के थे, कुछ लड़की ओमेगास थे, जिनके एज 18 से लेकर 22 तक के होंगे एंड वो सारे ओमेगास ही बहुत ही ख़राब कंडीशन में थे। जब हम लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल ले आए एंड चेक किया तब हमने देखा उन सबके साथ बहुत ही मिसबिहेव हुआ है, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा एंड हमने तुरंत ही आप लोगों को कॉल कर दिया। वहाँ पर मौजूद कुछ ओमेगास तो बात करने की हालत में है, लेकिन कुछ ओमेगास इतनी बुरी कंडीशन में है कि वो शायद बात भी नहीं कर सकते, इसीलिए अभी उनका इलाज चल रहा है। ऑफिसर्स अपने सर को सीरियसली नोट करते हैं और उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। वो हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए एक ही रूम में सारे पेशेंट को शिफ्ट किया गया था, जहाँ पे जितने भी ओमेगास के साथ मिसबिहेव हुआ था सारे ओमेगास को एक ही रूम में रखा गया था। जब वो ऑफिसर उस रूम में पहुंचता है तो उन सारे ओमेगास को देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि इन सारे ओमेगास की मिसिंग रिपोर्ट ही उनके पास लिखवाया गया था। ऑफिसर तुरंत ही सबको एक एक करके चेक करने लगते हैं, तो देखता है हाँ, वो सारे ही थे जिनका मिसिंग रिपोर्ट कुछ टाइम पहले लिखवाया गया था एंड उनमें से विंग भी था, जो अभी बेहोश बेड पे पड़ा हुआ था। ऑफिसर्स तुरंत ही अपने पास ही के खड़े हुए ऑफिसर्स को कमांड देता है कि वो इन सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उन सबके पेरेंट्स को एक एक करके कॉल करके इस हॉस्पिटल में बुलाए। उसके बाद वो एंड और एक ऑफिसर जो पेशेंट अभी बोलने की हालत में है उन सारे बच्चों के पास जाते हैं और एक एक करके उनसे सवाल करने लगते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ एंड किसने क्या है, वो लोग इतनी दिनों तक कहाँ पर थे। कुछ ओमेगास तो बोलने की हालत में तो थे, लेकिन वो बस रोए जा रहे थे एंड कुछ मेल ओमेगास थे जो थोड़े बहुत बोल पा रहे थे। सच में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब जंग फैमिली को पता चलता है कि विंग मिल चुका है तो वो तुरंत ही
एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते एंड इस हॉस्पिटल में चला आता है। और जब वो अपनी बेटी की कंडीशन देखता है तो जियांग फैमिया, मैडम यू एंड यानली वो सभी बुरी तरीके से टूट पड़ते हैं। वो सब बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे। जियांग चैंग विंग को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो शायद अपने ब्रदर को इस हालत में नहीं देखना चाहता था एंड सबसे ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो ऑफिसर की तरफ गुस्सा करते हुए कहता है, किसने मेरे ब्रदर की ऐसी हालत की है, जल्दी से उसे पकड़ो। तभी ऑफिसर कहते हैं कि उन्होंने कुछ यहाँ पे मौजूद जितने भी ओमेगास है उन सबसे पूछताछ कर लिया है एंड उन्होंने बताया है कि इन सब के पीछे मिस्टर सॉन्गलैंड है। ये सुनते ही यांग यांग शॉक हो जाते हैं। वो कुछ याद करते हुए कहते हैं, मिस्टर सॉन्गलैंड ये तो विंका कॉलेज का प्रोफेसर है ना? तो वो ऑफिस अपने से को नोट करते हुए कहता है, हाँ हमारा फोर्स उनके घर चले गए हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जियांग चैंग फ्रस्ट्रेशन के मारे अपने बालों को नोचने लगा था। विंग का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। उसकी पूरी बॉडी में चोटों का निशान था, जैसे कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया हो। जियांग फैमिली विंग को यहाँ से डिस्चार्ज करवा के कोई बड़े से नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा दिया था, जहाँ पे वो और भी अच्छे से विंग का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे विंग की इस हालत की वजह से। विंग को अभी तक होश नहीं आया था, उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। पूरा 1 दिन बाद विंग को होश आता है। जब वो अपने आँखों को ओपन करता है तो देखता है वो एक नई जगह पर है। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे वो 3 दिन से रह रहा है। जो देखकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। पता नहीं क्यों उसे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है। उसकी बॉडी में इतना पेन जो वो 3 दिन से सहा है, वो पेन भी उसे थोड़ा-सा कम महसूस हो रहा है। इसलिए वो धीरे से उठने की कोशिश करता है, तो देखता है उसके हाथ में किसी का सिर है। जब वो अपनी आँखों को उस तरफ करता है तो देखता है उसकी मदर उसके हाथ को बहुत ही कस के पकड़ के वहीं पे सो रहा है। जो देख के विंग की आँखों में और भी ज़्यादा आँसू आ जाते हैं। उसने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया है। वो जब अपने रूम में देखता है तो वहाँ पे उसकी सिस्टर भी थी जो काउच पे सो रही थी। अपनी मदर और सिस्टर को इतने दिनों बाद देखकर विंग साइलेंटली रोने लगा था एंड रोते-रोते कब उसे हिकअप्स आने लगे एंड उसकी पूरी बॉडी ट्रम्बल करने लगा, उसे खुद भी नहीं पता चला। जब मिसेस जियान को कुछ काँपते हुए अपने हाथों में महसूस होता है तो अपने सिर को उठाता है और विंग की तरफ देखती है, तो देखती है कि उनकी बेटी को होश आ चुके हैं एंड वो बुरी तरीके से रो रहा है। जो देख के मिसेस जियान और भी ज़्यादा बुरा फ़ील करती है। वो तुरंत ही उठती है एंड विंग को तुरंत ही हग कर लेती है। अपनी मदर की आवाज़ सुनते ही यानली भी उठ जाते हैं एंड वो भी तुरंत ही विंग को हग कर लेती है। वो दोनों ही विंग को कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि विंग के साथ कितना बुरा हो चुका है एंड वो शायद अभी मेंटली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। विंग बहुत ही बुरी तरीके से अपनी मदर और अपनी सिस्टर को पकड़ के रोने लगा था। सॉन्ग लैंड को जेल भेज दिया गया था एंड जैम फैमिली ने एंड बाकी जितने भी ओमेगास थे उनकी फैमिली ने बहुत अच्छे से सॉन्ग लैंड की खबर ली थी एंड उन लोगों ने ये कंफर्म ज़रूर किया था कि सॉन्ग लैंड को मौत का सज़ा तो ज़रूर मिले। अब हमें कुछ हफ्ते स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग हमेशा अपने रूम में ही बैठा रहता था। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था। वो ना ही ठीक से खाता था और ना ही ठीक से बात करता था। उसके फैमिली मेम्बर्स धीरे धीरे विंग से नॉर्मल बिहेव करने लगा था। वो बस चाहते थे उनकी बेटा फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगे। लेकिन वहाँ पे जियांग चैंग था जो शायद इन सारी चीज़ों से उभर नहीं पाया था। वो अभी विंग के साथ और भी ज़्यादा रूड हो गया था। वो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के लिए विंग को ब्लेम करने लगा था। अगर विंग पहले से समझदार होता, अगर वो समझता कि वो एक ओमेगा है, वो ये सब नहीं कर सकता जो सब वो करता आ रहा है, तो शायद आज विंग सेफ होता। विंग के साथ ये सब कुछ नहीं होता। जियांग चैंग कहीं न कहीं ये सारी बातें विंग को बोलता था जिससे विंग और भी ज़्यादा हर्ट होता था। वो और भी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहा था। जियांग चैंग हर रोज़ आके विंग को बहुत ज़्यादा डाँटता था। वो हर रोज़ विंग को इस चीज़ का ताना मारता था कि विंग ने अगर उस दिन उसकी बात सुनी होती तो आज विंग के साथ ये सब नहीं होता। अगर विंग उसकी बात थोड़ा-सा सुना होता तो शायद विंग आज सेफ होता। आज वो प्योर होता, ना कि इतना गंदा होता। जियांग चैंग विंग के मुँह पर कहता रहता है कि वो भी गंदा हो चुका है एंड अभी कोई भी हल्फा उससे शादी क्या उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सब जितना विंग सुनता था उतना ज़्यादा उसे बुरा फ़ील होता था। उसे खुद से ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए बुरा फ़ील होता था, ये सोचकर कि शायद सच में उसकी वजह से उसकी फैमिली का नाम ख़राब हो चुका है एंड अभी शायद उसकी फैमिली इस दुनिया में मुँह दिखाने के लिए लायक नहीं है। मैडम यू एंड जियांग फैमिया बहुत बार जियांग चैंग को डाँटते हुए कहते थे कि वो विंग से ये सब नहीं करे, वो भी छोटा है, उसे इन सारी चीज़ों का समझ नहीं था। लेकिन जियांग फैमिया को जियांग चैंग चुप करवाते हुए कहता था कि आप लोगों की वजह से विंग के साथ ये सब हुआ है एंड वो लोग अभी जिस कंडीशन में थे, विंग अभी जिस कंडीशन में था, जियांग फैमिया ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते थे। शायद उन्हें भी थोड़ा बहुत जियांग चैंग की हर रोज़ की इन बातों को सुन के लगने लगा था कि अगर वो विंग को थोड़ा-सा डाँट लेते, थोड़ा-सा सँभाल के रखते तो शायद विंग के साथ ये सब नहीं होता।
चेंग चेंग बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया था। दिन-दिन वो और भी ज़्यादा सबसे रूड बिहेव करने लगा था, स्पेशली विंग से। उसने विंग का बाहर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अगर विंग को कहीं जाना हो तो उसे दिन में अपनी फैमिली के साथ जाना पड़ेगा। वो किसी भी फैमिली मेंबर्स के बिना इस घर से बाहर नहीं निकल सकता एंड शाम होने के बाद तो उसके बाहर जाना अबेंडेंट है। इसीलिए विंग और भी ज़्यादा लोनली महसूस करने लगा था क्योंकि वो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन जियांग चैंग ने हद तो तब पार कर दिया जब वो एक दिन विंग के रूम में आया और विंग को एक मेडिसिन पीने के लिए दिया। वो सब हुए हुए विंग के साथ 2 महीने हो चुके हैं एंड जियांग चैंग आज विंग के साथ थोड़ा-सा शांति से पेश आ रहा है, जो देखकर विंग की आँखों में आँसू आ जाते हैं। शायद कितने टाइम बाद उसका ये गगा उससे थोड़ा-सा शांति से बात कर रहे हैं। नहीं तो जब भी वो विंग के रूम में आते थे या तो विंग को बातें सुनाते थे या फिर बहुत बुरी तरीके से डाँटते थे। कुछ टाइम से विंग का तबीयत खराब है। विंग को लगता है शायद जियांग चैंग ने विंग के लिए कोई मेडिसिन लाया होगा क्योंकि विंग की तबीयत जो खराब थी। विंग बिना कुछ सोचे समझे उस मेडिसिन को पी जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता जियांग चैंग फिर से उसे डाँट लगाए। जब विंग उस मेडिसिन को पी लेता है तो जियांग चैंग विंग के सिर पर टैप पैट करते हुए कहता है, "गुड बॉय, अब सो जाओ।" ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अभी हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने पेट को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से तड़फ रहा था। उसे अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द के मारे रोने लगा था। अब धीरे-धीरे उसका दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर जा रहा था, इसलिए वो ज़ोर से अपनी शैया का नाम लेने लगता है क्योंकि आज घर में जियांग फैमिया एंड मैडम यू दोनों ही नहीं थे। जब यान ली विंग के रूम से विंग की इतनी ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही विंग के रूम में भाग के जाती है। तो वो देखती है विंग बहुत बुरी तरीके से बेड पे तड़फ रहा है एंड जब वो विंग को अच्छे से नोटिस करता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है तो वो देखता है विंग की लोअर बॉडी से ब्लड की तरह कुछ निकल रहा है, जो देख के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत ही विंग के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है, "आशियन, तुम्हें क्या हो रहा है ये सब?" विंग को पता नहीं, विंग अपनी काँपती हुई आवाज़ में कहता है, शिजे, मुझे मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ शिजे, प्लीज़ आप कुछ करिए।" शिजे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत ही जियांग चैंग के कमरे में जाती है और उसके डोर को नॉक करते हुए कहते हैं, "आचिंग, जल्दी बाहर निकलो, देखो ना विंग को क्या हुआ है, हमें उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा।" बाहर इतने शोर सुनकर जियांग चैंग बाहर आता है। वो अपने नाइट सूट में था और अभी भी वो ऑफ़िस का काम कर रहा था। अपनी शिजे की बातें सुनते ही वो तुरंत ही भाग के विंग के कमरे में जाता है, तो देखता है विंग बुरी तरीके से तड़प रहा है एंड उसकी लोअर बॉडी से ब्लड निकल रहा है, जो उसके पूरे बेड पे लग गया था। जियांग चैंग को समझ आ जाता है कि ये सब क्या है, इसलिए वो सीरियसली बस वहाँ पे खड़ा रहता है। याली ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो कहते हैं, "आशिन, क्या तुम पागल हो चुके हो? हमें जल्दी से आशिन को हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसे उठाओ, चलो।" तभी जियांग चैंग वहाँ पे खड़ा रखते हुए कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही याली बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो भाग के जियांग चैंग के पास आती है और उसे स्लैप करते हुए कहते हैं, "क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो? ऐसे तो विंग मर जाएगा। क्या तुम अपने ब्रदर को मारना चाहते हो?" तो जियांग चैंग अपने सिर को नीचे कर लेता है। याली बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। वो कभी नहीं सोचे थे कि उसका ब्रदर इतना भी क्रूर हो सकता है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं ले जा सकते तो मैं खुद आशियन को हॉस्पिटल ले जाऊँगा। ऐसा कहते हुए विंग के पास जाती है और विंग को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग चैंग तुरंत ही यानली के हाथ को पकड़ लेता है और यानली को पकड़ के उसके रूम में उसे लॉक कर देता है, जो देख के यानली शॉक हो जाती है। वो बार-बार गेट को नॉक करते हुए कहती है कि आशियन आशियन बीमार है, आशियन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, वो ऐसे मर जाएगा। लेकिन जियांग चैंग दरवाज़े के बाहर से ही कहने लगता है कि शिजे, मैं जो कर रहा हूँ वो आशियन के भले के लिए, इसलिए प्लीज़ आप शांति से सो जाइए, कल सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यान्ली बिल्कुल शॉक था, वो बिल्कुल भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अभी भी गेट को बहुत ज़ोर-ज़ोर से नॉक करते हुए कहता है कि आशिन, तुम पागल हो चुके हो, मुझे आशिन के पास जाने दो, वो बहुत दर्द में है, मुझे उसके पास जाने दो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन जियांग चैंग विंग यान्ली के दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलता। वो विंग के रूम के पास जाता है और उसके काउच में जाके बैठ जाता है। विंग अभी भी चिल्ला और रो रहा था। वो अपने ब्रदर से भी मदद माँग रहा था कि वो उसकी मदद करे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जियांग चैंग कोई भी बात नहीं सुनता एंड चुपचाप वहाँ पे अपने सिर को नीचे करके बैठ जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपने बेड में था। उसे इतना पेन हो रहा था कि सुबह होते-होते वो बेहोश हो चुका था एंड मिस्टर एंड मिसेस जियान भी आ चुके थे। यानली ने उन्हें कॉल करके बता दिया था कि विंग बहुत ज़्यादा पेन में है एंड आचिंग ने उसे रूम में लॉक कर दिया है एंड वो विंग को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है। जो सुन के मिस्टर एंड मिसेस जियान दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। जब वो घर में आते हैं तो वो डॉक्टर को अपने साथ ले आते हैं। जब वो दोनों विंग के रूम में पहुँचते हैं तो देखता है विंग बेहोश बेड पे लेटा हुआ है एंड जियांग चैंग सोफे में खामोशी से बैठा हुआ है, जो देख के मिसेस जेन बहुत शॉक हो जाती है। वो जियांग चैंग की तरफ देखते हुए कहता है, "आचिंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम ये सब क्या कर रहे हो?"
वो डॉक्टर तुरंत ही विंग को चेक करने लगते हैं। मिस्टर जियान फैंगमिया ने यानली के रूम को ओपन कर दिया था। यानली तुरंत ही भाग के विंग के रूम में आती है तो देखता है उसका भाई बेजान बेड पे लेटा हुआ था। दर्द की वजह से विंग का फेस बिल्कुल पेल पड़ चुका था एंड उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि उसके बॉडी में खून तक नहीं बचा है। डॉक्टर जब विंग को चेक करते हैं तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो डरते हुए मिस्टर एंड मिसेस जियान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मास्टर जियान। तभी जंग फैंगमिया डॉक्टर की तरफ देखते हुए वरीड होते हुए कहता है क्या हुआ, आशन ठीक तो है ना। तभी वो डॉक्टर अपने सिर को नीचे करते हुए कहता है कि मुझे लगता है इन्होंने कुछ ऐसी दवाई खाई होगी जिससे उनका मिसकैरेज हो गया है। वो सुनते ही वो सारे लोग शॉक हो गए थे। मिसकैरेज मतलब? तभी वो डॉक्टर कहता है कि हाँ उनका मिसकैरेज हो चुका है एंड कल उस दवाई की वजह से उनका मिसकैरेज हो चुका था। अभी मैं उनको ट्रीट कर देता हूँ लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बेबी उनके पास से जा चुका है। शायद अगर कल रात जब उन्हें पेन हो रहा था तब अगर हॉस्पिटल लाया जाता तो शायद उनकी बेबी के बचने का कुछ चांस था, लेकिन अभी कोई भी चांस नहीं है। ऐसा कहते हुए वो विंग का ट्रीटमेंट करने लगता है। ये सब सुनकर तो वो सारे लोग शॉक हो गए थे। डॉक्टर ने उन सबको बाहर जाने के लिए कह दिया था क्योंकि वो विंग का ट्रीटमेंट कर रही थी। सारे लोग बाहर चले जाते हैं। मैडम यूँ जोर से जंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्या क्या तुमने ये सब विंग के साथ किया है? क्या तुमने उसे कुछ दिया है? ये सुनने के बाद भी जंग अपने सिर को नीचे ही रखता है जैसे कि उसे इन सारी चीज़ों का कोई भी गिल्ट नहीं है एंड उसके फेस में कोई भी रिग्रेट नहीं दिख रहा था, जो देख के मैडम में बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। वो कहते जंग भूलो मत तुम एक इंसान हो एंड सबसे बड़ी बात तुम उसके भाई हो। तुम्हें याद तो है ना कि विंग तुम्हारा खुद का भाई है, खुद का छोटा भाई। तुम अपनी इंसानियत खो चुके हो क्या? ये सब सुनने के बाद भी जेंग कुछ नहीं कहता। वो अपनी मुट्ठी को बिच लेता है। उसके बाद वो अपने मदर और फादर की तरफ देखते हुए कहता है मैंने जो किया है वो ज़रूरत थी, विंग के लिए भी और हमारे फैमिली के लिए भी। और वैसे भी हम उस नाजायज पर्सन को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्या नाम देता विंग उसको? अगर चलो आप लोग मान भी गए उस बेबी को एक्सेप्ट करने में, लेकिन समाज के सामने आप क्या कह के बुला दे विंग के उस नाजायज़ बेटे को या फिर बेटी को? इसलिए मैंने जो करा है वो ज़रूरी था। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। यंग की आंखों में कोई भी रिग्रेट नहीं था। उसने विंग के साथ कितना बुरा किया है। जो पर्सन उसका रेप किया था, उसके साथ इतना मिसबिहेव किया था, अभी उसमें और जंग में वो लोग कोई भी फ़र्क नहीं महसूस कर रहे थे। वो भी एक जानवर था और जंग भी अभी एक जानवर की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे उसने अपनी इंसानियत खो दिया हो। जो देखकर मिस्टर जियान, मैडम यू और याली वो तीनों ही बिल्कुल शॉक हो गए थे एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी उन्हें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। विंग को जब पता चलता है कि उसके साथ क्या हो गया है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। वो वो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा था। उसे उसे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट था, लेकिन जंग को कैसे ये पता चल गया? एंड उसने उसने विंग को उस दिन वो पिलाया था इसी वजह से, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था एंड अब वो जितना थोड़ा बहुत ओपन होने की कोशिश कर रहा था अपनी शिजे और अपनी मदर के साथ, वो और भी ज़्यादा खुद को अपने रूम में लॉक कर लेता है और खुद को सबसे दूर कर लेता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग अपनी आंखों में आंसू लेकर खड़ा हुआ था एंड वांगजी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपने आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है मुझे पता है ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहे होगे मुझसे, लेकिन बिलीव मी मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकता था। मेरे साथ जो सब कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक्सीडेंट था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड था। शायद मेरी भी कुछ गलती थी। मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे ये समझना चाहिए था और मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कुछ महीने पहले ही मैं इतना ज़्यादा चाइल्डिश थी कि मुझ में इतना तक समझ नहीं था कि मुझे भी अपने एक लिमिट पे रहना चाहिए हर चीज़ में। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखता है जो अभी विंग को ही सीरियसली देख रहा था। वांगजी के फेस में कोई भी एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था जो देख के विंग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम शायद अभी मुझे एक मिनट भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कहते हुए वो अपने कपड़े को उठाकर पहनने ही वाला था कि वांगजी अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है मुझे ये सब कुछ पता था। ये सुनते विंग शॉक हो जाता है। वो जो अपने शर्ट को पहनने वाला था उसके हाथ वहीं पे रुक जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। तभी वांगजी विंग के पास आता है और उस शर्ट को विंग को पहनाते हुए कहता है मुझे पहले से ही सब कुछ पता है एंड सब कुछ सुनने के बाद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अभी भी शॉकिंगली वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वो अपने कानों में जैसे बिलीव ही नहीं कर पा रहा हो कि जो वांगजी कुछ महीने पहले विंग से इतना अनोइंग होता था, उसे इग्नोर करने की कोशिश करता था,
वो वांग जी विंग से शादी करना चाहता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। इसीलिए विंग अभी भी शॉकिंगली वांग जी की तरफ ही देख रहा था। खुद को डिस्गस्टिंग कहना बंद करो विंग, तुम बहुत प्योर हो और तुम हमेशा प्योर रहोगे। ऐसा कहते हुए वो विंग के फोrehead पर किस करता है और उसे हग कर लेता है। विंग के आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो भी वांग जी के शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने इस टू शॉर्ट फैन फिक्शन के फर्स्ट पार्ट को ही रोकती हूँ। फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।